ओके, तो चलिए अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे और अब तक जो लंबी चौड़ी सीरीज ऑफ लेक्चर अपनी हुई है, अराउंड 18 लेक्चर कुछ हमने इस पे कंडक्ट किए। इसमें राइट फ्रॉम डिफाइनिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट, हाइजेंस वेव थियरी, assumptions, wave fronts, polarization, interference, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ये सारा कुछ हमने डिस्कशन कर लिए। So this lecture we are just coming after your semester examination, तो थोड़ा सा बीच में ब्रेक भी हो गया है। However, I told you to do a proper revision for it. So I think, I hope कि आपने सेमेस्टर में भी इसके लिए प्रिपेयर किया होगा और फिर बेसिक्स आप भूले नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रख के मैं कंटिन्यू करता हूँ। वैसे देखा जाए तो हम लोग इंटरफेरेंस पे बात कर रहे थे और सबसे पहले तो हमने इसकी थ्योरी देखी, इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जिसमें कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराया जा सकता है बाय properly giving a path difference of n lambda for constructive conditions of interference and 2n minus 1 lambda by 2 for destructive interference. The phase differences can also be defined as n times of 2 pi and odd number of pi's अगर आते हैं pi 3 pi 5 pi, then we will be getting destructive, और even pi's अगर आते हैं 2 pi 4 pi 6 pi even 0, तो in that case we will be getting a कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये सारा मामला अपना फिक्स हो चुका है, मतलब इसमें दोबारा कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है। जस्ट टू कनेक्ट ये 2-4 सेंटेंसेस में रिपीट कर रहा था। अब हमने इंटरफेरेंस से रिलेटेड अब तक दो अलग अलग बड़े एक्सपेरिमेंट्स पर डिस्कशन किया। वन ऑफ देम वाज the Young's double slit experiment. This is an historic experiment, historically I may say the first experiment to prove the happening of interference practically. The second experiment we have worked out, we have learned, is all about the biprism experiment. That was also an interesting lecture. However, interference can be observed in variety of in a variety of possibilities. और ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे हम लाइट को इंटरफेयर होता हुआ ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें से एक सिचुएशन आज के लेक्चर के लिए हमने तय किया है कि हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको बहुत गहराई से डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे, और वो है इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लेते हैं कि ये थिन फिल्म का क्या मतलब होता है। थिन फिल्म मतलब एक ऐसी थिन, ट्रांसपेरेंट या नॉन ट्रांसपेरेंट कैसे भी हो सकती है, एक ऐसे मटेरियल की बनी हुई फिल्म जिसका थिकनेस कुछ माइक्रोन, कुछ माइक्रोमीटर, ज्यादा से ज्यादा कुछ माइक्रोमीटर या कुछ नैनोमीटर, कुछ इवन एंगस्ट्रॉम, बहुत पतली अगर हमारे पास कोई फिल्म है, शीट है, तो हम उसे थिन फिल्म कॉल करते हैं। इनफैक्ट मटेरियल साइंस में आगे चल के रिसर्च करते वक्त थिन फिल्म ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, लोगों की लाइफ इसमें लग जाती है, रिसर्च इन थिन फिल्म। सोलर सेल्स जो हमारे बनते हैं सारे, वो थिन फिल्म से बनते हैं बेसिकली। एनीवेज, वहां तक तो नहीं जाना है, हमें बस ये समझना है कि थिन फिल्म का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी पतली सी फिल्म, 2 डायमेंशनल फिल्म, जिसकी थिकनेस टू द मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि कुछ माइक्रोन, कुछ माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ओके, लेट मी गिव अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ अ थिन फिल्म। एक ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है आपके पास और उसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल पोर करें, बहुत थोड़ा सा, हल्का सा, सरफेस पर तैरने लायक, तो वाटर के सरफेस पर जो पतली सी लेयर ऑयल की बनेगी उसे आप थिन फिल्म कह सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि इंटरफेरेंस इस थिन फिल्म से कैसे होगा, हो सकता है अगर फिल्म का थिकनेस लाइट की वेवलेंथ के साथ कंपैरेबल है तो वहां पर इंटरफेरेंस हो सकता है। और मैं आपको ये बात बताऊं, आपको ताज्जुब लगेगा कि हम इस चीज को रोज हमारे अतराफ में होता हुआ देखते हैं,
लेकिन हमारा कभी ज़हन इस तरफ नहीं जाता है कि ये वाकई इंटरफेरेंस है क्या। कुछ इमेजेस देखें तो हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ क्लिक कर जाए आपको। एयर बबल बना हुआ है, सोप बबल। हम देखते हैं कभी कभी उस सोप बबल पर ऐसे कलर्ड अपीयरेंसेस आते हैं, देखा है कभी ऐसा? यस। एक और एग्जांपल ले लें, थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है, वैसा ही एयर बबल है, कलर्ड अपीयरेंसेस आ रहे हैं उस पर। अच्छा, अक्सर बारिश के मौसम में हम ये देखते हैं कि रोड पर अगर कहीं ऑयल गिरा हुआ है, ये रोड पर एक ऑयल गिरा हुआ है, ये रोड है, नीचे बारिश है, ऑयल गिरा हुआ है, तो ये ऑयल के गिरने की वजह से यहाँ पर हल्का सा कलर्ड अपीयरेंसेस आ रहा है। ऐसा भी देखा होगा आपने। यस। और आपको बताऊं, कुछ कोटेड ग्लास की शीट्स वगैरह अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये लेंस है, इसके ऊपर कुछ कोटिंग होगी, तो हम देखते हैं कोटिंग की वजह से अक्सर उसके ऊपर हल्का सा ऐसा कलर का शेड आ जाता है। ये भी देखा होगा, देखने में आया होगा। सनग्लासेस अगर हमारे पास है पुराने वगैरह ऐसा कोई, या गाड़ियों की विंडशील्ड्स पर, या एक और इमेज है मेरे पास, इसे देखें, एरोप्लेन के ऊपर है ये, उसकी जो विंडशील्ड्स है, अब ये पुराने जमाने का है क्या है पता नहीं, लेकिन आप देखें यहाँ पर हल्का सा डैमेज हो गया है, या जो भी है इसके ऊपर कुछ थिन फिल्म लगाई होगी, कोटिंग वोटिंग चढ़ाई होगी इन्होंने, तो यहाँ पर हल्के से कलर्ड हमको नजर आ रहे हैं, कलर अपीयरेंसेस हमको नजर आ रहे हैं। ये जो भी वैरायटी आप यहाँ पे होता हुआ देख रहे हो ना, ये कलरिंग, ये सब, ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है, और ये इंटरफेरेंस थिन फिल्म की वजह से हो रहा है। ये तो बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है, मतलब इस तरीके की दोनों चीजें, ये दोनों तीनों चीजें तो बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। एक और ऑब्जर्वेशन है कॉमन सा, शायद आप चौंक जाएं इस चीज को सुनते हुए, समझते हुए। पीकॉक का फेदर देखा आपने कभी, मोर पंख, उस पर भी कलर के हल्के से शेड आते हैं। अगर हम उसको ऐसा लाइट के सामने होल्ड करें और ऑब्लिक देखने की कोशिश करें तो उसके कलर्स ऐसा शेड करते हुए नजर आते हैं, कम ज्यादा चमकते हुए नजर आते हैं। वो भी कुछ हद तक इंटरफेरेंस की वजह से है। ओके, ये कुछ कॉमन से मैं एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाह रहा था कि थिन फिल्म्स की वजह से इंटरफेरेंस होता है और हम हमारे अतराफ में उसे होता हुआ देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि कुछ खास कलर ही क्यों अपीयर हुए, फला फला सो एंड सो कलर ही हमको ज्यादा क्यों दिखा, बाकी के कलर यहाँ नहीं आ पाए, जो कलर नहीं आ पाए उसका क्या। तो मैं एक लॉजिक आपको देता हूं, जो कलर यहाँ पे हमको दिख रहा है उसके लिए ब्राइट बैंड बनाए बच्चों, याद रखना, ठीक है, क्योंकि वो कलर अपीयर हुआ मतलब वहां पे लाइट ज्यादा गई उस कलर की, और जो कलर वहां एब्सेंट है, हमको दिख नहीं रहा है जो कलर, उसके लिए क्या बना होगा सोचो? डार्क डार्क बैंड। डार्क बैंड बना होगा, क्योंकि वो लाइट सप्रेस हो गई तो वो कलर हमको दिखाई नहीं। समझ रहे हैं? अब जैसे यहाँ पे आप देखो तो आपको सारे विबग्योर और 7 कलर्स थोड़ी दिखेंगे, कुछ मिस हो गए होंगे इसमें से, ठीक है। ग्रीन हमको बिल्कुल हल्का सा यहाँ एंड में दिख रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ग्रीन का डिस्टिंक्ट पैच तो हमको बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो याद रखना, बेसिक बात याद रखना कि इंटरफेरेंस होते हुए इस तरीके के सिचुएशन में हमें अगर कलर्स, कुछ कलर्स का अपीयरेंसेस दिखता है और कुछ कलर नजर नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि जो कलर हमें दिख रहे हैं उन कलर्स की वेवलेंथ के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, तो वो कलर की लाइट उसकी वेवलेंथ ज्यादा अमाउंट में ऊपर आ गई तो हमको वो दिखी, और जो कलर्स वहां पे मिस हुए, हमको जो कलर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनकी वेवलेंथ के लिए वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, तो वो कलर एकदम से एब्सेंट हो गए और वहां पे डार्क हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसे एनालाइज कैसे करें, इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे करें, इसे समझे कैसे। तो हमको यहाँ पे दो बातों का ख्याल रखना है। लेट्स से कि हमारे पास एक थिन फिल्म है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि ये एक थिन फिल्म है, लाइक दिस, इसकी थिकनेस कुछ माइक्रोमीटर हो सकती है, ये यहां से यहां तक मैं इसकी थिकनेस पकड़ूंगा ऐसे, कुछ माइक्रोमीटर, कई बार हम प्रॉब्लम करते वक्त कुछ मिलीमीटर्स भी ले लेते हैं इसको, और इसका अपना खुद का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब इस बात है, अगर मैंने ग्लास की ऐसी थिन फिल्म बना ली तो उसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो जाएगा, या कुछ ऑयल वगैरह की मैंने थिन फिल्म बना ली तो उसका अपना जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8, 2, 3 जैसा है वैसे, तो अपने हिसाब से बनता रहेगा।
अब बच्चों अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, तो लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और कुछ पोर्शन जो है ना इसका रिफ्रैक्ट करके अंदर चला जाएगा। अब जो हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट हो गया उसका तो मामला खत्म हो गया, वहीं बात खत्म हो गई उसकी। लेकिन जो पोर्शन रिफ्रैक्ट करके अंदर गया वो फिर एक बार यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में बाउंड्री एक्सचेंज कर रहा है, इस फिल्म से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर भी इसके साथ क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन है बेटा, ध्यान लगाओ। ये लाइट इधर गई, यहां से ये इसी मीडियम में लौटी ना, तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ ना, क्या रिफ्रैक्शन हुआ? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हुआ। और हो सकता है कि यहां पर इसका कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट करके फिर एक बार बाहर चला जाए, क्योंकि ये मीडियम चेंज हो गया इसमें। ये वाली रे जो यहां पहुंची है, इसके साथ क्या हो सकता है? अंदाजा लगाओ। ये क्या होगा? ये क्या हुआ इसके साथ? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, यस। और हो सकता है इसका कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट करके फिर एक बार वापस चला जाए बाहर। ठीक है। और ये वाली रे जब यहां पहुंची तो ये ऐसे कंटिन्यू करेगी, और हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट करके दोबारा बाहर आ जाए, लाइक दिस। अब देखो ये जो लाइट की रेज हैं जो ऊपर पहुंची कुछ हद तक, हम इन्हें आमतौर पर कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। क्या नाम देंगे इनको? रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज आमतौर पर। हालांकि इसमें से कुछ रे ऐसी भी हैं जो अंदर जाके फिर बाहर आ गई हैं, लेकिन ओवरऑल ये फिल्म के ऊपर ही है, मतलब उस मीडियम में है जो इंसिडेंट है। तो फाइनली ये इंसिडेंट मीडियम में वापस आ चुकी हैं, इसलिए हम इनको क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्टेड रेज। और जो फिल्म को क्रॉस करके उसके दूसरे साइड में चली गई, इंसिडेंट वाले मीडियम को छोड़ के उसको फिल्म को क्रॉस किया उन्होंने और फिर वो दूसरे साइड में चली गई, हम उसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्रैक्टेड रेज, या समटाइम्स these rays are also called as transmitted rays। अब देखो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों रेज यहां से आके ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, तो जाहिर बात है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, है कि नहीं? अब हो सकता है यहाँ पे भी एक रे टकरा के ऐसी जा रही होगी, यहाँ पे दूसरी रे टकरा के ऐसी जा रही होगी, तो इन सब का बाद में क्या होने वाला है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होने वाला है, क्योंकि चांसेस हैं, लॉट मोर चांसेस हैं कि ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाए, और अगर ये ओवरलैप कर जाते हैं तो इनका इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्योंकि फिल्म की थिकनेस कम है तो एक ऐसा पाथ डिफरेंस यहाँ पे डेवलप हो सकता है जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्राइटेरिया को मीट करे। बड़ी फिल्म लेंगे तो कुछ नहीं होगा, बड़ी फिल्म लेंगे तो वो आमतौर पर जैसा रिफ्लेक्शन होता है वैसे हो गया, कोई खास बात नहीं। लेकिन फिल्म की थिकनेस कम रहने की वजह से एक ऐसा क्राइटेरिया यहाँ पे पाथ डिफरेंस का क्रिएट हो सकता है जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मीट करे, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, और यहाँ पे हमको वो ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले जिसे हम कह सकते हैं कि भाई ब्राइट बैंड बना या डार्क बैंड बना। अब जो कलर ज्यादा अपीयर हो रहा है तो उसके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, और जो कलर यहाँ से एकदम ही गायब हो गया उसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। तो फिल्म के रिफ्लेक्टेड रेज में भी इंटरफेरेंस हो सकता है, और उसी तरीके से फिल्म के लिए रिफ्रैक्टेड रेज में भी इंटरफेरेंस हो सकता है। कीप दिस पॉइंट इन माइंड। यहां पर इंटरफेरेंस दो बार हो सकता है, ऊपर के पोर्शन में भी और नीचे की। अब जैसे आप ये वाली इमेज देखें, आप बायो लैब में खास करके स्टूडेंट्स इस चीज को ऑब्जर्व करते होंगे, मे बी बायो लैब में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बायो लैब में ऐसा होता होगा, देखा होगा। इसे देखें आप, स्लाइड्स वगैरह आप बनाते हैं, कुछ स्लाइड कवर उसके ऊपर रखा, थिन फिल्म एकदम, और कोई स्टेनर या कोई और लिक्विड विक्विड डाल के आप उसके ऊपर जब रखने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है, हमेशा नहीं, हो सकता है इस तरीके से कुछ कलरिंग आपको देखने मिली। तो ये इंटरफेरेंस का ही नतीजा है। वहां पर तो एक बढ़िया थिन फिल्म बन रही थी, ग्लास, एयर, ग्लास, बीच में कोई स्टेन या कोई दूसरा और ट्रांसपेरेंट लिक्विड एंड सो ऑन, एक बढ़िया थिन फिल्म वहां पे बन रही थी। तो वहां पे हम अगर उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें इस इंटेंशन के साथ कि हमको देखना है यहाँ पे कि इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, तो आप इसको देख भी सकते हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं इंटरफेयर करने की, एक बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रेज और दूसरी बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रेज।
अगर हम इसका पूरा अच्छा एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन तैयार करना चाहते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से हमको ये पता चले कि कब ये कंस्ट्रक्टिव लेवल पे जा रहा है या कब ये डिस्ट्रक्टिव लेवल पे जा रहा है, तो हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि पाथ डिफरेंस हम कैसे गिने, क्योंकि सारा खेल, सारा मामला तो जो है वो पाथ डिफरेंसेस तय होता है। पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्बडा की कैटेगरी वाला आ गया तो इंटरफेरेंस हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव, और पाथ डिफरेंस अगर 2n-1 लैम्बडा बाई 2 की कैटेगरी में आ गया तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा इंटरफेरेंस। तो हमें ये केयरफुली समझना होगा कि फिर हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैसे निकालें। फॉर दैट मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, आपके जहन पे इस बात को इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा कि आपने यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। नंबर वन, रिफ्रैक्टेड रे जो होगी, रिफ्रैक्टेड मतलब जो मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में जा रही है, एक मीडियम को क्रॉस करके ट्रांसफर होके दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो रही है, दूसरे मीडियम की तरफ जा रही है, उस रे में कभी भी कोई भी एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, ठीक है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कोई एडिशनल पाथ डिफरेंस उसमें क्रिएट नहीं होगा। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे में ऐसा हो सकता है। अब जरा बहुत ध्यान से सुने। सपोज अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि ये दो मीडियम है, ये ऊपर वाला रेरर है और ये डेंसर है, और ये लाइट रे ऐसे आ रही है और ये यूं चली गई, तो इसका रिफ्लेक्शन कहां से हुआ? कौन से मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ इसका? रेयर डेंसर। गलत बात, रेरर में हुआ। किसने रिफ्लेक्ट कराया? डेंसर डेंसर ने। डेंसर मीडियम से इसका रिफ्लेक्शन हो गया, ये डेंसर मीडियम से बाउंस बैक हो गई। तो अगर रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हुआ तो ऐसी रे में एक एडिशनल पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्बडा बाई 2 आ जाएगा, या एक एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई आ जाएगा। बस एक ही बात याद रखें यहां, ठीक है? डेंसर मीडियम ने अगर रिफ्लेक्ट कराया तो एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाएगा। कितना एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा उस रे में? लैम्बडा बाई 2 और लैम्बडा बाई 2 को करस्पॉन्ड करने वाला फेज कितना होता है हम जानते हैं, ये पाई बाई 2 होता है। पाई लेकिन सपोज, सॉरी पाई, लेकिन सपोज अगर हम ये कहते हैं कि यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ है कुछ इस तरीके से, ये लाइट रे ऐसे आ गई और ये चली गई यूं, तो यहां किसने रिफ्लेक्ट कराया? रेयर रेरर ने, क्योंकि इसके नीचे वाला मीडियम जहां से रिफ्लेक्शन होना है वो तो रेरर है। तो ऐसी सूरत में इस रे में नो फेज चेंज, कोई फेज चेंज या कोई पाथ चेंज इसमें अकर नहीं होगा एडिशनल लेवल पे, एडिशनल लेवल पे, ठीक है? रिफ्रैक्शन हुआ तो वैसे भी कोई एडिशनल पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा है। रिफ्लेक्शन हुआ तो उसमें दो सब पॉइंट्स याद रखें। रेयरर से हुआ तो कोई एडिशनल पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर डेंसर से हुआ तो एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। कितना एडिशनल पार्ट डिफरेंस आएगा ऐसी सूरत में? लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2, और करस्पॉन्डिंग फेज उसका हो जाएगा पाई डिफरेंस में, ठीक है? अब आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है, सर हम कैसे गेस करें कि ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है? हालांकि 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर दूं इसको। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर होगा, ठीक है? अब जस्ट इमेजिन करो कि मैंने ऐसा आपके सामने दो अलग अलग मीडियम की थिन फिल्म बना दी, ठीक है? ये एक ऐसी वाली फिल्म है नीचे, और इसके ऊपर ना एक और फिल्म मैंने ऐसी बना दी, ये लाइक दिस, लाइक दिस। जस्ट इमेजिन करो दोनों थिन फिल्म। ये जो नीचे वाली मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8 और ऊपर वाली जो है इसका 1.3 है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास एक लाइट रे आती है ऐसे, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा अंदर चला जाता है, फिर कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके ऐसे यूं बाहर आ जाता है। लेट्स से ये रे 1 और ये रे 2। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रे 1 में कितना एडिशनल पार्ट डिफरेंस आया होगा और रे 2 में कितना आया होगा? रे 1 में 0। गलत बात। यहां हम फंस जाते हैं। हम कहां से आ रहे हैं? एयर से। तो एयर के मुकाबले में ये मीडियम 1.3 है, तो ये एयर के मुकाबले में तो डेंसर ही हुआ बेटा। यस यस सर। एयर का तो 1 होता है ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो एयर के मुकाबले में ये जो ग्रीन वाला पोर्शन मैंने बनाया ऊपर वाला, ये भी तो डेंसर ही है। तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ फर्स्ट वाला, ये डेंसर से ही हुआ। तो इसका Yes. मतलब रे 1 में कितना आया? लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 आ गया। एडिशनल पार्ट डिफरेंस जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
फिर ये रे अंदर गई, इसमें कोई पार्ट डिफरेंस एडिशनल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? नो, नहीं। रिफ्रैक्शन से कुछ नहीं। हाँ, ये एक्स्ट्रा पाथ जरूर ट्रैवल कर रही है, लेकिन रिफ्रैक्शन का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है। अच्छा, इस पॉइंट पे क्या हुआ? λ/2 हाँ, डेंसर। यहाँ पे λ/2 होगा। क्यों? क्योंकि ये 1.3 है, नीचे 1.8 है, तो रेयर का डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो ये वाली जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस हो रही है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ जो हो रहा है, यहाँ से यहाँ, ये डेंसर से हो रहा है। डेंसर से होने का मतलब क्या हुआ? λ/2 λ/2 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ क्या हुआ? रिफ रिफ रिफ्लेक्शन। अरे भाई, मीडियम छोड़ के बाहर आ गया वो, क्या हुआ यहाँ? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम कैरी होता है, तो ये मीडियम से निकल करके वापस एयर में आ गई, मतलब दोबारा यहाँ पे क्या हुआ? 0। रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में कोई एडिशनल पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पाथ इतना जरूर ट्रैवल कर रही है, लेकिन एडिशनल पाथ डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा। तो हमने देखा यहाँ कोई और एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस नहीं आया। तो फिर इस रे में जो 2 नंबर की रे बाहर आ रही है, इसमें कितना पार्ट डिफरेंस आया? 0। 0 कैसे बेटा? 2 नंबर वाली रे यहाँ से ही थी। λ/2 हाँ, इसमें भी λ/2 आएगा। बात समझ में आई? बिकॉज ऑफ Yes. रिफ्लेक्शन। हाँ, बाद में हम और तहकीक करेंगे कि रे नंबर 2 ने एक्स्ट्रा पाथ ये और कवर किया है एंड सो ऑन। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे फर्क समझाना चाह रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन का कंट्रीब्यूशन क्या है और रिफ्रैक्शन का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो रिफ्रैक्शन का कंट्रीब्यूशन एडिशनल लेवल पर कुछ नहीं है। बात बैठी दिमाग में? रिफ्लेक्शन का कंट्रीब्यूशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब होगा? डेंसर से। जब वो Denser डेंसर से से। रिफ्लेक्ट कराएगी। और अगर उसने रेयर से रिफ्लेक्ट कराया तो नो Zero. कोई एडिशनल पार्ट डिफरेंस वहां पर क्रिएट नहीं होगा। तो ये कुछ जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा था, उसी के बारे में मैंने यहाँ पे नोट पुट अप की है। आप इसको पढ़ लें बाद में अपने हिसाब से। ठीक, आई होप मैंने आपको ये बात एकदम क्लियर करा दी। यस और नो? Yes. देखते हैं कि एक्चुअल लेवल पर पूरे पाथ डिफरेंस का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। क्योंकि हमने तो देखा यार कि अगर मैं थिन फिल्म इस्तेमाल करता हूं तो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस रिफ्लेक्टेड रेज में भी है और रिफ्रैक्टेड रेज में भी है। तो मैं एक एक करके इसको लेता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग मामला है, ध्यान से सुनना, कुछ भी मिस नहीं करना। पहले मैं ले रहा हूं रिफ्लेक्टेड रेज में इंटरफेरेंस। बहुत ध्यान से सुनना। सपोज हम एक थिन फिल्म यहां पे बना लेते हैं। चलिए, ये एक हमारी थिन फिल्म हो गई मान लो, जिसका थिकनेस स्पेसिफिकेशन हमने कर दिया T, और इसका अपना कुछ मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया म्यू। और ये आ रही है अपनी लाइट रे, ये लाइट रे अपनी आ गई, यहां से मैंने इसको इंसिडेंट करा दिया। कहां से आ रही है भैया? तो हम कहेंगे भैया एयर से आ रही है। तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर के निपट गई, इधर चली गई। लेट्स से कि मैं इसे कहता हूं रे 1, ठीक है बच्चों। अगर आप रे 1 के बारे में ध्यान से देखें, समझें, उसे एनालाइज करने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि रे 1 में एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आ चुका है। कितना आया? λ/2 λ/2। क्यों आया? डेंसर। क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो गई। कहां से रिफ्लेक्ट हुई? डेंसर। और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में सिर्फ ये एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पर एडिशनल पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है, और वो है डेंसर से रिफ्लेक्ट होना, डेंसर से चोट खा के वापस आना। ठीक है, तो सिर तो फूटेगा, λ/2 आएगा पार्ट डिफरेंस। क्लियर है बात ये? यस। Yes. अब लाइट का कुछ हिस्सा अंदर गया, तो ये साइमल्टेनियस लेवल पे मान लो ये क्या हो रहा है, ये जो रेड वाली रे मैंने बनाई, ये क्या बन रहा है? Reflection. क्या इस प्रोसेस में इसमें कोई एडिशनल पार्ट डिफरेंस आएगा? नहीं। नहीं No. आएगा। चलो, फिर ये लाइट रे यहां से इधर गई, क्या हुआ? ये रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हुआ, वेरी गुड। लेकिन क्या इस प्रोसेस में एडिशनल कोई पार्ट डिफरेंस आएगा? No. नहीं। नहीं, क्योंकि इसके नीचे का मीडियम तो एयर है वापस से। यस। और फिल्म से बाहर आने की कोशिश करना, यानी कि फिल्म के इस इंटरफेस पर रिफ्लेक्ट करना, यानी कि एयर से रिफ्लेक्ट करना, तो एयर से रिफ्लेक्ट करना तो रेयर से रिफ्लेक्ट करना है। रेयर Yes. से रिफ्लेक्ट करने पर कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये चुपचाप जैसी वैसी चली गई।
अच्छा, फिर ये लाइट रे मान लो बाहर निकल रही है, बाहर निकलते वक्त ये हो सकता है ऐसे बाहर आ जाए, ये इस तरीके से बाहर आ गई और मैंने इसको फाइनली नाम कर दिया रे नंबर 2। लेकिन ये यहां जब ट्रांसमिशन हो रहा था, फिल्म से बाहर आ रही थी, तो फिर एक बार क्या हुआ? Reflection. ये Reflect. रिफ्लेक्शन है, मीडियम छोड़ के बाहर आना रिफ्लेक्शन है? नहीं, reflection. क्या है ये बिल्कुल बचकाना सवाल है, ये Reflection. 12th में ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या है ये? फिल्म छोड़ के बाहर आना क्या है? रिफ्लेक्शन है क्या रिफ्रैक्शन है? Refraction. रिफ्रैक्शन है। क्या रिफ्रैक्शन में कोई पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा? नहीं. नहीं। अब ध्यान से सुनना, अंदर आते वक्त कोई पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ एडिशनल? Yes. नहीं, अंदर आते वक्त नहीं। रिफ्रैक्शन, नो पार्ट डिफरेंस, मेक दैट पॉइंट वेरी क्लियर। इधर से रिफ्लेक्ट होते वक्त कोई पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ? नहीं. नहीं, क्योंकि इट इज फ्रॉम रेरर। बाहर आते वक्त कोई एडिशनल पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ? नहीं. नहीं, बिकॉज इट इज जस्ट रिफ्रैक्शन। तो फिनोमिनल बेसिस पर यहां पर कोई एडिशनल पार्ट डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ. नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो रे 2 ने बाहर आने तक ये एक बार फिल्म की थिकनेस और ये 2 बार फिल्म की थिकनेस इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया एज कंपेयर टू रे 1। Yes. क्योंकि रे 1 तो यहीं से वापस पलट गई, लेकिन रे 2 दोबारा जब इस मीडियम में वापस आई तो उसने फिल्म को इधर एक बार और इधर एक बार 2 बार एक्स्ट्रा ट्रेवल किया उसने। Yes. तो रे 2 के लिए फेनोमिनल बेसिस पर तो कुछ नहीं, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस के बेसिस पर एक्स्ट्रा पाथ कवर हुआ है। ज्योमेट्रिकली इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर ध्यान से देखा जाए तो। फेनोमिनली कुछ नहीं हुआ। फेनोमिनली हमने अच्छे से चेक किया, रिफ्रैक्शन कुछ नहीं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेरर कुछ नहीं, वापस से रिफ्रैक्शन कुछ नहीं, फेनोमिनली कोई एडिशनल पार्ट डिफरेंस नहीं आया। लेकिन ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो उसने एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है। और कितना कवर Yes. किया? कितना एक्स्ट्रा पाथ उसने कवर किया? 2t. टाइम्स ऑफ T. टी। लेकिन इसे ज्योमेट्रिकली गिनना है, ऑप्टिकली गिनना है, तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू टी। याद करो, ऑप्टिकल पाथ बताया मैंने आपको। यस और नो? Yes. तो रे 2 ने एक्स्ट्रा पाथ कितना कवर किया? 2 mu t. तो उसका पाथ डिफरेंस हो गया 2 म्यू टी। अब हमको निकालना है टोटल पाथ डिफरेंस। टोटल पाथ डिफरेंस रे 1 और रे 2 का टोटल पाथ डिफरेंस हमको निकालना है। तो आप मुझे बताओ कि रे 1 ने कितना किया था? Lambda by 2. लैम्बडा बाई 2 एडिशनल आ गया उसमें। रे 2 में एडिशनल कितना आया? 2 mu t. तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हुआ? 2 mu t minus lambda by 2. शाबाश, 2 म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई 2। बिल्कुल सही। अब ऐसे समझो भाई, रे 2 पलटते वक्त 100 रुपये लेके पलटी और रे 1 पलटते वक्त 100 रुपये लेके पलटी और रे 2 अंदर घुस के घस के 120 रुपये लेके आ गई। फिर अब दोनों में फर्क कितना है? 20. 20। ये 120 माइनस 100, यही तो करोगे आप। Yes. तो ये हो गया पाथ डिफरेंस का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, 2 म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई 2। कौन सी सिचुएशंस में? Reflected. जब हम रिफ्लेक्टेड रेज में इंटरफेरेंस को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। अगर मैं इसके नीचे एक और फिल्म लगा दूं या एयर की बजाय दूसरा वाटर कुछ रख दूं या ऑयल कुछ रख दूं, तो ये कंडीशन बदलेगी। याद रखना बात को। तब हमको पूरा एनालाइज करके निकालना पड़ेगा ये कौन कौन कहां जा रहा है, क्या क्या चल रहा है इनका। बात अच्छे से बैठ रही है बेटा दिमाग में? Yes, sir. अब आप अगर ये चाहते हैं कि फिल्म में आपने ब्राइट बैंड बनाना है, ध्यान से सुने, आपने इस फिल्म में ब्राइट बैंड बनाना है, तो आप क्या करेंगे? तो बेटा सिंपल बात है, आप क्लेम करोगे कि पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई 2 शुड बी इक्वल टू एन लैम्बडा। और क्या? Yes. क्योंकि जब पाथ डिफरेंस एन लैम्बडा के इक्वल हो जाता है तो वो ब्राइट बैंड बनाता है। और सोचो अगर आपने डार्क बैंड बनाना है तो आप क्या करोगे? 2 म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई 2, यानी कि आपका पाथ डिफरेंस हो जाना चाहिए 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2. 2, क्योंकि 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 इतने पार्ट डिफरेंस के सीक्वेंस पर हमको डार्क बैंड मिलता है। दैट्स इट, खेल खत्म। देख लो, सॉल्व कर लो, इस तरीके से आंसर आ जाएगा।
लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें ना तो इसमें एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये है कि ये डिस्टेंस हमने सीधा गिना, सीधा, हालांकि ये रे तो ऑब्लिक जा रही है ना। न्यूटी का मतलब तो ये होता है बेटा ऐसा सीधा गिनना, लेकिन रे देखो थोड़ा सा ज्यादा जा रही है, तो फिर हम उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? फिलहाल हमने उसको इसलिए इग्नोर किया क्योंकि ये थिकनेस ऑफ द फिल्म जो है ये बहुत कम है, निग्लिजिबल है। अब पहले से ही थिकनेस मिलीमीटर एंड माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर में है, उसमें क्या टेढ़ा क्या सीधा, दोनों एक जैसे होंगे। बात आई ना समझ में? यस लेकिन अगर फिल्म की थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा का मतलब इतनी ज्यादा नहीं कि अब वो थिन फिल्म नहीं रही, ऐसा नहीं, कुछ मिलीमीटर्स में है मान लो, या माइक्रोमीटर में भी है लेकिन यू में से 50 माइक्रोमीटर 100 माइक्रोमीटर ऐसा कुछ कंपैरेबल, थोड़ी सी थिक। यस तो फिर फॉर्मूले कैसे बनेंगे? तो उस वक्त हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कंडीशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कंडीशन को अगर हम फॉलो करते हैं उस सिचुएशन में, तो उस वक्त यही फॉर्मूले, देखो मैं आसानी से समझाना चाहता हूं तुमको, ये ऐसा टेढ़ा है, ये ऐसा है ना, हमने गिना था ऐसे सीधा, ठीक है। अब ये चीज अगर म्यूटी है, यहां पर एंगल आर है, तो डेफिनेटली ये क्या गिनोगे तुम? न्यूटी cos थीटा कॉस आर, यस यस ये नो कॉस आर ही गिनोगे ना तुम उसको। यस मतलब ये सारे फॉर्मूले अब तुम बदल के क्या कराओगे? cos r यस, खाली यहाँ पे ऐसे लिखोगे 2 म्यू टी कॉस cos माइनस लैम्डा बाई 2, ये जूं का तू, पार्ट डिफरेंस तो स्टैंडर्ड है। अरे ये मैंने पहले किसका लिखा? डार्क का लिखा ना। डार्क बैंड तो डार्क बैंड के लिए ये हो जाएगा 2n माइनस 1, लैम्डा बाय 2 और ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर माइनस r लैम्डा बाई 2 शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, अगर मैं ब्राइट देखना चाहता हूं तो। अब आमतौर पर हम इस r को 0 मान के चलते हैं और ये डिस्टेंस हम लोग बिल्कुल सीधा ही अज्यूम कर लेते हैं आमतौर पर, और हमारे लिए ये जो एडिशनल फॉर्मूले बने हैं ये इतने ज्यादा काम के नहीं है, ज्यादा काम के हमारे पास यही है, क्योंकि हम बेसिकली काम तो थिन फिल्म पे करने वाले हैं। क्लियरिटी आ गई समझ में? यस यस सर अब इसका दूसरा पहलू समझते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस ऊपर की साइड में नहीं नीचे की साइड में भी हो सकता है, इधर भी इंटरफेरेंस हो सकता है जिसमें रेज रिफ्रैक्ट करके, आप कह सकते हो ट्रांसमिट करके नीचे आई होंगी। अब बहुत ध्यान से देखें, इसमें थोड़ी सी आपको पजल या परेशानी हो सकती है, हल्की सी, लेकिन अगर आप केयरफुली लिसन करेंगे पूरे अटेंशन के साथ तो आप फौरन समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो आइए देखें केस सेकंड में क्या मामला चल रहा है। लेट्स से कि ये ऐसी आपने थिन फिल्म बना ली, ठीक है, जिसके डिस्क्रिप्शंस वैसे ही दे देते हैं जैसे हमने पहले दिए, कि भाई इसकी थिकनेस जो है ये टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये आपने एक लाइट रे को यहाँ पे इंसिडेंट करा दिया, इसका हिस्सा कुछ बाहर चला गया जो अब हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, हम इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, हम तो बस फोकस उस चीज पर कर रहे हैं जो अंदर की तरफ गई। तो ये एक रे आ गई मान लो नीचे, इसके बाद ये रे चली गई इधर, और ये यहां से आ गई बाहर ऐसे, ये हो गया रे 1, ठीक है। ये पहली बार रिफ्रैक्ट हुआ, दूसरी बार रिफ्रैक्ट हो गया, बाहर आ गया सीधा। अब ये वाली रे जो इधर चल रही है ना, इस वाली रे का इधर साइड क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन करके बाहर जाएगी लेकिन हमको बाहर इंटरेस्टेड नहीं है, हम देखेंगे अंदर की तरफ। तो ये आ गई अंदर की तरफ इधर। अब यहाँ पे और एक बार क्या होगा? रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हो करके उसी फिल्म में रह सकती है या रिफ्रैक्ट करके बाहर भी आ सकती है। अब जैसे ही बाहर आई हमने उसको पकड़ लिया, हमने बोला ये रे 2 हो गई हमारी। अब ऐसी रे 1 और रे 2 ऐसी कई हजारों लाखों करोड़ों होंगी, उनमें ओवरलैप हो जाएगा। अब बेटा ध्यान से सुनना, ये इंसिडेंट है, यहाँ क्या हुआ, ये अंदर आते वक्त क्या हुआ? रिफ्रैक्शन कोई फिनोमिनल फेस चेंज, पाथ चेंज? नो ये रे जो बाहर आई इसमें क्या हुआ? लैम्डा रिफ्लेक्शन हुआ, बाय 2 रिफ्रैक्शन हुआ? रिफ्रैक्शन कोई फिनोमिनल फेथ या फेज या पाथ का चेंज? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं।
ये रे जो रिफ्लेक्ट करके इधर चली गई, कोई फेनोमिनल फेज या पाथ का चेंज नहीं, नहीं, क्योंकि रेरर से रिफ्लेक्ट हो रही है। ये इधर आई रिफ्लेक्ट होकर के, ये भी रेरर से ही रिफ्लेक्ट हो रही है, ऊपर एयर है, फिल्म नीचे है, यस, तो यहाँ कोई फेनोमिनल फेज या पाथ का चेंज नहीं, नहीं। अच्छा, ये जब बाहर निकली तो कौन सा फेनोमेना हुआ, या रिफ्लेक्शन हुआ क्या रिफ्रैक्शन हुआ? रिफ्रैक्शन, तो कोई फेज या पाथ का चेंज नहीं, नहीं। तो फिर क्या सब जीरो कर दे, नील? ऐसा नहीं है। आप इसके ऑप्टिकल पाथ को चेक करो। तो रे 1 बाहर आने से पहले क्या उसने फिल्म में इतनी थिकनेस ट्रैवल करी है? यस, तो कितनी ऑप्टिकल पाथ उसने ट्रैवल करी है? म्यू टी, तो रे 1 ने ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो डेवलप किया वो हो गया म्यू टी। शाबाश। अब मैं आपकी साइड से सुनना चाहता हूं कि रे 2 ने कितना किया। आप अगर ये सही दे दें आंसर तो कांग्रेचुलेशंस। 3 म्यू टी, सोच समझ के बोलना, 3 म्यू टी, मॉड्यूल में देख के नहीं बोलना। नहीं 3 म्यू टी, 3 म्यू टी कैसा? 3 रेज है ना। एक बार इधर, हाँ, 2 बार इधर, और 3, और इस हिस्से में रे 1 रे 2 दोनों साथ ही में चल रहे थे। हाँ, यहाँ रे 1 अलग हो गई और यहाँ रे 2 इधर चली गई और रे 2 बाद में इधर बाहर आई, लेकिन इस पोर्शन में रे 1 और रे 2 दोनों साथ ही में चल रहे थे, तो रे 2 ने इधर एक बार किया, दूसरी बार इधर किया और तीसरी बार इधर किया, फिर बाहर आई। समझे नहीं समझे? टोटल पाथ डिफरेंस। तो 3 म्यू टी हो गया। एडिशनल पाथ जो उसने ट्रैवल किया वो रे 2 ने एडिशनल कितना ट्रैवल किया? एक इधर, एक इधर, ये म्यूटी एक इधर, दूसरा म्यूटी इधर, और तीसरा इधर। आप कई बच्चे सोचते हैं सर ये वाला तो रे 1 का हिस्सा नहीं बेटा, रे 2 और रे 1 इस पोर्शन में दोनों साथ ही में चल रहे थे। यहां दोनों में से रे 1 अलग होके बाहर आ गई और रे 2 आगे कंटिन्यू चली गई। यस, तो रे 2 ने इधर भी एक बार म्यूटी ट्रैवल किया, इधर भी एक बार म्यूटी ट्रैवल किया और इधर भी एक बार म्यूटी ट्रैवल किया, तो रे 2 ने ओवरऑल कितने बार एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल किया? 3 म्यू टी, 3 बार म्यूटी। 3 म्यू टी, और रे 1 यहीं से बाहर आ गई, तो बस इतने पोर्शन में उसने एक्स्ट्रा पाथ को कवर किया, और वो कितना था? म्यू टी, तो टोटल फिर रे 1 रे 2 में बाहर आने पर कितना पार्ट डिफरेंस डेवलप हुआ? 2 म्यू टी, 3 म्यू टी माइनस म्यू टी, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2 म्यू टी। 2 म्यू टी। अब मैं चाहता हूं कि ये बाहर आने के बाद नीचे की तरफ मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले। ओरली बता सकते हैं मुझे क्या आंसर मिलेगा? 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा, वेरी गुड। और मैं चाहता हूं कि मुझे डिस्ट्रक्टिव मिले तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। दैट्स इट। ये हो गई कंडीशन। अगर फिल्म की थिकनेस कंपैरेबल है या फिल्म उतनी थिन नहीं है जितनी हम मान रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं किए जा सकते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस नहीं माना जा रहा है, ठीक है। फिल्म की थिकनेस के साथ साथ हम ये जनरली ये भी इमेजिन करते हैं कि हमने एकदम सीधा इंसिडेंस माना है, नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए आई और आर एकदम जीरो की तरफ हम कंसिडरेशन में लाते हैं। तो अगर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है, ऑब्लिक इंसिडेंस है, तो ऐसी सूरत में अगर मैं कैलकुलेशन पूरा करता हूं तो बस मुझे यहाँ पे कॉस ऑफ आर एक एडिशनल टर्म लगाना है। मैं फिर आपको ये बात बता दूं कि हम ये बहुत रेयरली यूज करेंगे, ज्यादातर हम यही यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ते वक्त ही इस बात को क्लेम करते हैं कि फिल्म पर जो लाइट गिर रही है, जो लाइट इंसिडेंट कराई जा रही है, वो नॉर्मली कराई जा रही है। आई और आर का हम ज्यादा कोई रोल यहां पर कंसिडर नहीं करते। तो ये है सारा मामला पार्ट डिफरेंस की कैलकुलेशन का। आ गया समझ में आपको? यस, चलिए अब शुरू करते हैं इसके इलस्ट्रेशन से, जो हमारा मेन पार्ट है। वैसे 7 illustrations आर एक्सपेक्टेड टू बी कवर्ड। अब हो सकता है आज के लेक्चर में मैं पूरे सातों के सातों का खत्म ना कर पाऊं, आज थोड़े और अगली क्लास में थोड़े और कवर करके फिर और कुछ दूसरे टाइप के इंटरफेरेंस कंडीशंस, जैसे कि स्प्लिट लेंस है या फिर लॉइड्स मिरर है, इस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। फिलहाल मैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स के साथ शुरू करता हूं। एक आसान सा क्वेश्चन मैं पहले आपके सामने रखता हूं, ट्राई टू डू इट केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले रखा इंटेंशनली। पढ़ें इस क्वेश्चन को ध्यान से। इसमें हमें बताया जा रहा है कि एक सोप बबल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है,
उस सोप बबल की हमें मिनिमम थिकनेस कैलकुलेट करनी है ताकि हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट मिल पाए फॉर अ वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमेशा हमने ध्यान से पढ़ना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है कि इंटरफेरेंस हम कहां देखना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्टेड में या ट्रांसमिटेड में, रिफ्लेक्टेड में या रिफ्रैक्टेड में। तो ये तो रिफ्लेक्टेड है। अब सोप बबल के अंदर तो एयर ही होता है। अब ये सोप बबल का मैं एक हल्का सा रिप्रेजेंटेशन अगर बना दूं, उसकी फिल्म की थिकनेस ऐसी होगी। ये सोप बबल का मैं पूरे बबल का एक छोटा सा हिस्सा बना रहा हूं, ये आगे कंटिन्यू कर रहा होगा। ये लाइट ऐसे आ गई होगी इधर, लाइक दिस, ये अंदर, फिर इधर बाहर, फिर इधर ऐसे बाहर। तो ये वैसा ही मामला है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो पार्ट डिफरेंस इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? 2 mu t minus शाबाश, 2 mu t माइनस लैम्डा बाई 2। आपको क्या चाहिए? कंस्ट्रक्टिव। तो जाहिर बात है आप क्लेम करेंगे 2 mu t माइनस लैम्डा बाई 2 शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। आपसे मिनिमम थिकनेस पूछा गया है, इसका मतलब आप लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n इस्तेमाल करें। आपसे मिनिमम पूछा ना, तो आप n का लोवेस्ट वैल्यू इस्तेमाल करें। कंस्ट्रक्टिव के लिए लोवेस्ट वैल्यू होता है 0, याद रखें। डिस्ट्रक्टिव के लिए लोवेस्ट वैल्यू होता है 1, याद रखें इस बात को। तो आपने लोवेस्ट वैल्यू इस्तेमाल किया, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 mu t माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज आपने यूज किया n इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्विकली आपको पता चला 2 mu t इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। देयरफॉर थिकनेस का कैलकुलेशन हो गया अपना लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 म्यू। देयरफॉर t इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 4 into 4 by 3, that make me write 1800 divided by 16। आंसर बता दें, खत्म हो गई बात। मैंने 4 by 3 म्यू को इसलिए लिखा क्योंकि इसका वैल्यू हमें गिवन है 1.33, 1.33 रेशो में होता है 4 by 3। डन विद दिस। 112.5. Yes, so we are getting an answer of 112.5 नैनोमीटर। यूनिट देखें आप, यहाँ पे मैंने लैम्डा का वही यूनिट कैरी किया है, नैनोमीटर। तो 100 नैनोमीटर आसपास थिन फिल्म, इतनी पतली कि हमको शायद दिखाई भी नहीं दे, डायरेक्ट देखने की कोशिश करें नेकेड आइज। तो सोप बबल की थिन फिल्म इस तरीके से होगी। गेटिंग इट? अब 6000 नैनोमीटर ये जो कलर होगा, ये कंस्ट्रक्टिव लेवल पर हमको बिल्कुल बबल के ऊपर चमकता हुआ नजर आएगा। अब बाकी के कलर नजर नहीं आएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे वो। आए एक और क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिलिकॉन है 3.5, ये नीचे वाला मटेरियल, और सोलर सेल के लिए कोट किया गया ऊपर सिलिकॉन मोनोऑक्साइड से, ऊपर वाला मटेरियल 1.45। याद रखना ये 3.5 है मतलब ये डेंसर है, और ये 1.45 मतलब रेयर है। रिफ्लेक्शन के लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करना मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होके अच्छा खासा आए क्या ना आए, No. मतलब डार्क बने क्या ब्राइट बने? Dark. डार्क बने, याद रखना। डिटरमाइन द मिनिमम थिकनेस ऑफ SiO, ये ऊपर वाले मटेरियल की सिलिकॉन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड की थिकनेस हमने निकालनी है, और 550 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ के लिए। तो देखें, आप गौर करें, अब यहाँ पे आपने बहुत केयरफुली काम करना है। ये हो गया रिफ्लेक्शन पहला, ये हो गई बेटा अपनी रे 1। क्या रे 1 के लिए मैं अभी से क्लेम कर दूं लैम्डा बाई 2? Yes. सोचो क्यों? Denser से reflect. एयर 1.45 एयर के मुकाबले में तो डेंसर हो गया, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो डेंसर से रिफ्लेक्शन मतलब सीधे सीधे एडिशनल फेज डिफरेंस आ गया फेनोमेनल बेसिस पर लैम्डा बाई 2। अच्छा, क्या कुछ लाइट अंदर चली जाएगी? Yes. गई। ये जो लाइट अंदर आई, इसमें कोई फेनोमेनल फेज चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में कोई फेज चेंज नहीं होता। फेज चेंज फेनोमेनल बेसिस पर सिर्फ एक ही बार होता है, डेंसर से रिफ्लेक्शन। बाकी कुछ भी हो जाए, फेनोमेनल बेसिस पर कोई एडिशनल फेज डेवलप नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई एडिशनल फेज डेवलप होगा क्या? बोलो फटाफट। नहीं होगा. नहीं होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या होगा? ये क्या हुआ? Reflection. रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन हुआ, इसमें एडिशनल फेज आया क्या? Yes. यस। क्यों?
डेंसर है उससे। क्योंकि 1.45 के नीचे देखो तो 3.5 ये डेंसर है, और डेंसर से जब वो रिफ्लेक्ट होगा टकरा के आएगा तो एडिशनल फेज लाएगा। अच्छा, अब बाहर आ गया, बाहर आ गया, मैंने बोला इसको रे 2। सोच समझ के बताना रे 2 में टोटल फेज डिफरेंस कितना आया। लैम्डा बाय अगर सोचो तो, 2 म्यू समझो तो, जानो तो बात को। क्या क्या लिखा मैंने? 2 म्यू टी। क्यों लिखा मैंने 2 म्यू टी? एक बार ऑप्टिकल। इधर और एक बार इधर। एक्स्ट्रा पाथ तो इसने कवर किया ना, यस। उसके अलावा मैंने और लैम्डा बाई 2 क्यों लिखा? क्योंकि इस जगह पर जो ये रिफ्लेक्ट करेगा, इस जगह पर इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो डेंसर से हो रहा है, मतलब एडिशनली और लैम्डा बाई 2 भी क्रिएट करेगा। तो ज्योमेट्रिक प्लस फेनोमिनल दोनों इसमें, ऑप्टिक लेवल पे और फेनोमिनल लेवल पे, दोनों लेवल पर इसमें एडिशनल पाथ क्रिएट हो गया। बात समझे? यस सर। पक्का एवरीवन? यस, यस। सबको ये बात समझ में आ गई कि टोटल पार्ट डिफरेंस ऐसा क्यों हुआ? यस सर। ओके, अब बताओ रे 1 रे 2 में फाइनली जो टोटल पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा मैं उसे कैसे लिखूंगा? उसे 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2, ये रे 2 का टोटल पाथ है, माइनस लैम्डा बाई 2 ये रे 1 का टोटल एडिशनल पार्ट डिफरेंस है। तो सॉल्व करने पर टोटल जो पार्ट डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ? 2 म्यू टी। आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है, मतलब आपको डार्क बनाना है कि ब्राइट बनाना है? डार्क। डार्क बनाना है। अगर आपको डार्क बनाना है तो आप क्या क्लेम करेंगे? 2n minus 1 लैम्डा। शाबाश, आप क्लेम करेंगे 2n minus 1 लैम्डा बाई 2, लेकिन इस बार पार्ट डिफरेंस कितना है? 2 म्यू टी। 2 म्यू टी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2n minus 1 लैम्डा बाई 2। आपको मिनिमाइज करने के लिए फिल्म की मिनिमम थिकनेस चाहिए क्या मैक्सिमम थिकनेस चाहिए? मिनिमम चाहिए। मिनिमम का मतलब आप n का वैल्यू क्या पुटअप करेंगे? 1। यस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला अगर डार्क बना रहे हैं तो n का मिनिमम वैल्यू 1 आएगा, और अगर ब्राइट बना रहे हैं तो n का मिनिमम वैल्यू 0 आएगा। तो अगर आपने n का वैल्यू 1 पुटअप किया तो आपका आंसर आ गया 2 म्यू टी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, जस्ट दैट मच ओनली। यस। चलिए कैलकुलेशन पूरा करें। 2 म्यू का वैल्यू आपने ये इस्तेमाल करना है, दैट इज 1.45, क्योंकि उसी की थिकनेस हमने कैलकुलेट करनी है, इनटू ये हो गया 550, लेट इट बी नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो T will be equal to 550 divided by 2 into 2 4 into 1.45। कैलकुलेशन पूरा करें, आंसर बताएं नैनोमीटर में कितना आ रहा है? है 94.8। केयरफुली, 94.8। ओके, इन राउंड ऑफ हम कह सकते हैं 95 नैनोमीटर। तो लैब में हमको सोलर सेल बनाते वक्त ऊपर इतनी पतली फिल्म बनानी पड़ेगी ताकि रिफ्लेक्शंस ना हो, और जो लाइट हमारे पास आई है हम उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। आप सोचो आपने सोलर सेल बनाया, लाइट आ रही है, सब रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो सोलर सेल क्या खाक उसको यूज कर पाएगा? उसकी इफिशियंसी कम होगी फिर। तो सोलर सेल को ये चाहिए कि वो लाइट को ट्रैप कर ले अंदर, बाहर जाने ना दे। कंसेप्ट देखो कहां जुड़ रहा है वो, समझ रहे हैं ना? ओके, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन जेईई एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। Light ray incident on a thin film as shown in the figure Mn are the two reflected rays, P and Q are the two transmitted rays। PQ को हमको कुछ लेना देना नहीं है, N और Q, अच्छा N और Q ऐसे चेक करना है, N और Q, इनमें फेस चेंज हो गया पाई का, ध्यान रहे N और Q। तो फिर ये मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2, मीडियम नंबर 3 के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस का आपको ऑर्डर बताना है। अब ये क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसे कंसेप्ट खुल गए हैं, इसके कंसेप्ट क्लियर है, वही सॉल्व कर पाएगा। ये इस कंसेप्ट क्लियर नहीं जमेगा उसको। अब सवाल है इसको जस्टिफाई कैसे करें।
तो इसके लिए मेरा मानना यह है कि हम ऑप्शन वाइज जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर मैं n2 ग्रेटर देन n3 एंड इट्स ग्रेटर देन n1 ये मान के चलता हूं, तो क्या वाकई n और q में फेज डिफरेंस या फेज ऑफ पाई इतना चेंज मैं ऑब्जर्व कर पाता हूं क्या? अगर कर पाता हूं तो ये आंसर मेरा सही होगा, अदरवाइज नहीं। ऐसे चेक करेंगे हम, ठीक है। तो पहले क्या बताया इसने, n2 ज्यादा है बोला, n3 उससे कम बोला और n1 सबसे कम बोला, करेक्ट है। चलो यहां रिफ्लेक्शन हुआ, रे m बना, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मीडियम क्रॉस करके n2 में आ गया, कोई फेज चेंज आएगा क्या इसमें? नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन सा फिनोमेना हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। अच्छा यहां रिफ्लेक्शन हुआ, यहां ये रिफ्लेक्शन हुआ। अच्छा ये रिफ्लेक्शन कहां से हुआ? n3 से हुआ। लेकिन ऑप्शन ए में तो बोल रहा है कि n3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 से कम है, मतलब n3 रेयर हो गया। तो क्या कोई एडिशनल फेज चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो रे n में कोई एडिशनल फेज आया ही नहीं, क्योंकि बाद में तो रिफ्रैक्ट करके बाहर जाना है। हाँ, तो रे n 0 नील, कोई फेज चेंज एडिशनल लेवल पर, फिनोमेना लेवल पर नहीं आया। अच्छा रे q बनने के लिए यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन ये कह रहा है कि n2 ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और n1 कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो फिर n1 तो रेरर हो गया। रेरर से रिफ्लेक्ट होने पर कोई एडिशनल फेज आएगा क्या? नहीं। फिर बाद में तो रिफ्रैक्शन है, बाहर आ गया, मतलब रे क्यू में भी कोई एडिशनल फेनोमिनल फेज चेंज हुआ ही नहीं। अगर मैं ये रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस की सीक्वेंस को सही मानूं तो n में भी नहीं हुआ, q में भी नहीं हुआ, लेकिन यहां तो बता रहा है n और q में पाई का फेज चेंज है। तो क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? नहीं होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं जल्दी जल्दी। यस सर। अब आते हैं बी पर, ऑप्शन बी। बी में कह रहा है कि n3 सबसे ज्यादा है, उसके बाद n2 है और उसके बाद n1 है, मतलब n1 रेयरर, उसके मुकाबले में n2 डेंसर और उसके मुकाबले में n3 सबसे ज्यादा डेंसर। ठीक है। तो यहां रिफ्रैक्शन कोई फेज चेंज नहीं हुआ, यहां रिफ्लेक्शन हुआ पहली बार। हुआ कि नहीं फेज चेंज? हुआ। कितना हुआ? पाई। फिर ये n के लिए अगर मैं सोचूं तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो n में तो आ गया पाई। n में तो पाई आ गया ना बेटा? यस सर। अब q को नीचे लाओ, q के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो q यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है और q मीडियम नंबर 1 से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब रेरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। करेक्ट है बात? यस। अगर वो रेरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहां पे कोई और एडिशनल फेज डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद तो रिफ्रैक्शन है, आगे तो रिफ्रैक्शन है। तो Q में भी कितना आया? पाई ही आया, वो भी यहां पहले ही आ चुका था। इस पॉइंट पर n और Q दोनों में पाई आ चुका था, क्योंकि यहां दोनों साथ ही में थे। इस पॉइंट पर n रे और Q रे दोनों साथ ही में थे ना, यहां जाने के बाद फिर अलग अलग हुए ना। तो अगर इस सीक्वेंस को मान लिया जाए तो n में भी Q पाई इतना फेज डिफरेंस आता है और Q में भी इतना पाई इतना फेज डिफरेंस आता है, तो फिर दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंस निकालूंगा तो पाई नहीं बनेगा, तब तो 0 बनेगा। तो मेरा ओपिनियन है बी भी गलत है। आप सी देखते हैं। सी में कह रहा है कि n3 सबसे ज्यादा और उसके बाद n1 और फिर सबसे कम n2, मतलब रेयरर कौन है? n2 है। तो चलो यहां आए, अंदर रिफ्रैक्शन हुआ, अब यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, कितना फेज चेंज हुआ? पाई। पाई, और वो पाई लेके n बाहर चला गया। क्या एक और बार यहां रिफ्लेक्शन हुआ? यस। लेकिन यहां जब रिफ्लेक्शन हो रहा था तो कहां से हुआ? डेंसर से हुआ कि रेरर से हुआ? डेंसर। डेंसर, क्योंकि n1 n2 में n1 को बड़ा बोला गया है। तो यस। Q रे बनने में क्या 2 बार पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ? एक बार इस रिफ्लेक्शन के टाइम पर और एक बार इस रिफ्लेक्शन के टाइम पर। तो Q रे का टोटल फेज चेंज कितना हो गया?
2 pi. 2 पाई, और n रे का कितना हुआ? Pi. पाई, और दोनों का डिफरेंस लूंगा मैं तो क्या होगा? Pi. पाई। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हमको लेना चाहिए सी? Yes. देखिए, प्रोसेस पूरा समझ में आने के बाद ही आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। हर एक रे कहां रिफ्लेक्ट हो रही है, रेयर से हो रही है कि डेंसर से हो रही है, चेक करना है। और एक ही बात आपने दिमाग में बिठानी है, एडिशनल फेज या पाथ का चेंज उसी वक्त होगा जब रिफ्लेक्शन डेंसर से होगा। बाकी चाहे कुछ हो जाए, कोई फेनोमेना बेसिस पर पाथ या फेज में चेंज नहीं आता है, एक्सेप्ट ज्योमेट्रिकल पाथ अलग से निकलेंगे। जैसे कि ये जो हम निकालते हैं म्यूटी वाले पाथ, ये अलग से निकलेंगे। यहां तो हमको सिर्फ म्यूटी वाले फेनोमिनल बेसिस पे हमको चेक करना था कि भाई इन टोटल में पाई इतना आ गया है, म्यूटी वाला कोई रोल यहाँ पे नहीं था। ठीक हो गई बात? Yes, sir. चलिए आज के लिए एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हद तक इसके कैलकुलेशन को मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा, और कुछ एक कंडीशन मैं आपको याद रखने के लिए भी कहूंगा इसमें। देखें, यहां पर एक वेज टाइप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मतलब फिल्म जो है वो, हमारी जो थिन फिल्म है वो सीधी नहीं है, बल्कि ऐसी वेज टाइप स्ट्रक्चर में है। थिकनेस अलग अलग है उसकी। 680 नैनोमीटर की लाइट से इसको इल्यूमिनेट कराया गया, और टोटल जो लेंथ है इसकी वो 120 मिलीमीटर है। सामने का जो मैक्सिमम हाइट वाला जो पोर्शन है उसका, वहां पर एक वायर या एक गोटी वोटी कुछ फंसा दी मान लो ऐसे, जिसका डायमीटर हमें बताया जा रहा है 0.034 मिलीमीटर। अब हमसे ये पूछ रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ बैंड्स कितने आएंगे। यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा जिसका डेरिवेशन आप ऐसे समझ लो नीट या सीईटी या मेंस, जेई मेंस तक की एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है, डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, एडवांस पढ़ रहे हैं तो बात और है, डेरिवेशन इस सिचुएशन के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर ऐसी वेज टाइप स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है जिसका कोई एक करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है थीटा, और जिसके लिए कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, तो ऐसी चीज के लिए हम फ्रिंज विड्थ लिखते हैं इस तरीके की वेज वाली स्ट्रक्चर के लिए हम फ्रिंज विड्थ लिख सकते हैं लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 म्यू थीटा। याद रखें, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 म्यू थीटा। ये थीटा, ये म्यू, 2 म्यू थीटा, एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ व्हिच वी आर यूजिंग। अब करंट प्रॉब्लम में क्या है, ये जो बीच का वेज बना है ना बेटा, ये वाला, ये आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये किसका बना है पता है? एयर का। क्योंकि हमने ऐसे दो ग्लास के शीट को उठा के रखा है बस, तो बीच में क्या भर गया? हवा भर गई। तो करंट सिचुएशन में अगर वो एयर का बना है तो एयर के लिए म्यू का वैल्यू कितना होता है? 1. तो करंट सिचुएशन में फ्रिंज विड्थ हो गई लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 थीटा। करेक्ट है बेटा बात? Yes. अब मान लेते हैं कि भाई इस पर ऐसे बैंड बने होंगे, ये ऐसे 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 इस पे बैंड बने होंगे। अब सोचो अगर मैं यहां से यहां तक के एक बैंड का डिस्टेंस गिनूं, फिर एक दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, यही एक्स होता है ना बेटा? Yes. तो ऐसे n बैंड बने होंगे, और n टाइम्स ऑफ x अगर मैं कर लूं तो क्या टोटल लेंथ मुझे मिल जाएगी इसकी? दिमाग चलाओ। Yes. है ना? ये इसका अगर मैं ऊपर का पोर्शन आपको दिखा दूं, मान लो ये ऐसा है, और इस पर ये ऐसे बैंड्स बनने शुरू हो गए, मान लो ये ऐसे बैंड्स बने हैं, ठीक है ना? तो यहां से यहां तक का 1x हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये 4x हो गया, ये 5x हो गया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई इस फिल्म की ये जो टोटल लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये 5x है, ऐसे बोल सकता हूं ना मैं? Yes. लेकिन अब मुझे ये नहीं पता ना कि ये 5 बने कितने बने, तो मैंने n लिखा। तो क्या इस कंडीशन को मैं होल्ड कर सकता हूं? nx इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द फिल्म। तो फिर मैं x का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? n इज इक्वल टू l बाई एक्स। लेकिन अगर ध्यान लगाओ तो x के लिए ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 theta. 2 थीटा। देयरफॉर ये n हो गया 2l डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू, ये थीटा को मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं। अब आप बोलेंगे सर थीटा कहां से लाए? तो बेटा ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, केयरफुली देखो।
क्या ये ऐसी वेज है, ये थीटा, और ये सामने का जो डायमीटर है, जो भी डिस्टेंस है, ये डी, और ये एल लमसम, तो क्या मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू डी बाई एल? Yes. आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाऊं, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, ये चलो tan थीटा का फॉर्मूला लगा लो, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, एंड द एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, एंड नेग्लेक्ट हो गया, थीटा इज इक्वल टू डी बाई एल, लिख सकता हूं मैं ऐसे? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes. तो ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बैंड्स या फ्रिंजेस कितने हो गए? 2D. अब आप बोलेंगे सर डी कहाँ है, तो बेटा ध्यान से देखो, ये डी है, ये चीज डी है, कितना हो गया डी? 0.034 लैम्डा, तो ये हो गया लैम्डा 680 नैनोमीटर। तो आपने बस यहाँ नंबर पुटअप करने हैं, कैलकुलेशन पूरा करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ थोड़ा सा टफ है, नीट के स्कोप या इवन जेई मेन के स्कोप से थोड़ा सा बाहर है ये, बट बाउंड्री पर, मतलब हायर लेवल डिफिकल्टी लेवल पे पूछा जा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट दैट कि सबसे पहले तो आप वेज टाइप फिल्म के लिए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद रखें, और उसके बाद ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो मैंने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बताया, आप इसको इस हिसाब से याद रखें। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. हाँ, बस मैं एक चीज और कंफर्म करना चाहता हूँ, ये वाला प्रॉब्लम आपको समझ आ गया अच्छे से? ये जो लास्ट वाला लिया मैंने, Yes. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर बैठ के सोचें कि एन और क्यू रे में एडिशनल पाथ डिफरेंस पाई कब आ सकता है, ए बी सी में से कौन सी कंडीशन पर आ सकता है, बाकायदा ऐसे निकालें। और एक ही रूल याद रखें आप, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम होगा तभी एक्स्ट्रा फेज या पाथ का चेंज क्रिएट होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो नहीं होगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर होगा तो नहीं होगा, ठीक है? ओके, आंसर निकाला इन्होंने 0.0001, बट एक गलती कर दी इन्होंने आंसर निकालते वक्त, ये मिलीमीटर में है और ये नैनोमीटर में है, यू शुड कंफर्म इट, कन्वर्ट दिस इनटू नैनोमीटर और कन्वर्ट दिस इनटू मिलीमीटर एंड टेक अ प्रॉपर डिवीजन एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर देन, ठीक है? तो उस हिसाब से देखें तो 100 या 1000 बैंड्स कुछ बनेंगे, अब मुझे पता नहीं, आप आंसर चेक कर लेना इसका, ठीक है? रुक जाए फिर, Yes, sir. कुछ और क्वेश्चंस हैं इसमें जो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और उसके साथ साथ फिर दूसरे जो इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटीज हैं, फिनोमेनाज हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। रुक जाते हैं।